आपका जो यूनिट 9 है या भारत का कोई भी बेसिक लेवल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, नेट का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है जहां पर्यावरण पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हम तैयारी कहाँ से करें, कहाँ से पढ़ें। कौन कौन से ऐसी बुक्स हैं, कौन कौन से ऐसे मैगजीन्स हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे कि हमें इन्वायरमेंट के बारे में पता लग सकता है, जहां से हम इन्वायरमेंट की जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहली चीज हमारे सामने ये आती है। तो इसके लिए जो टॉपिक हम पिक कर सकते हैं, जहां से हम पढ़ाई कर सकते हैं, जिन किताबों को हम पढ़ सकते हैं, उसमें से कुछ चीजों का जिक्र मैंने सामने आपके रखा है। सबसे पहली चीज जो किसी बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि ज्यादातर जो एग्जाम होते हैं 12वीं के बाद होते हैं, 12th क्लास के बाद होते हैं। जितने भी एग्जाम का बेस होता है वो ग्रेजुएशन होता है, +2 होता है, फिर पीजी होता है। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वैसे स्थिति में सबसे पहली चीज जो आपको पढ़नी है वह पढ़नी है एनसीईआरटी की 12th का बायोलॉजी का बुक। उसके बहुत सारे सप्लीमेंट्री बुक्स भी हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स हैं, तो आप कोई भी बुक उठा के पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ते हो तो ज्यादा बेहतर है, कोई और ही पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? आखिर के 4 अध्याय, लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं वो आपको स्टडी करने हैं, ठीक है। क्योंकि वह जो है आपके पूरे के पूरे इन्वायरमेंट का जो पूरा सेक्शन है उसका बेस क्रिएट करता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप स्पेशली नेट या यूपीएससी या इस तरह कोई भी बड़ा एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पर जो 11th क्लास की केमिस्ट्री है उसका एक चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी होता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री आती हो या नहीं आती हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, यू हैव टू गो थ्रू दैट चैप्टर। आपको वो चैप्टर पढ़ना ही है, ये ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि आपको रिएक्शन को देख के ऐसा भारी लगे कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, उसको 2 बार या 3 बार पढ़िए, ठीक है। जब आप उसे 2 बार या 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद वो चैप्टर का जो बेसिक है, वह क्रक्स जो है वह आपके दिमाग में आ जाएगा कि जरूरत क्रक्स की है। हमें रिएक्शन याद नहीं रखने, हमें क्या याद रखना है? क्रक्स याद रखना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो वो पढ़ेंगे तभी होगा। दूसरा, एक चीज और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि उस समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको याद करने के, उसको रिकॉल करने के, उसे समझने के लिए हम 2 काम में से कोई एक काम कर सकते हैं। या तो हम उसे किसी को पढ़ाना शुरू करें, जो कई बार सबके लिए संभव नहीं होता है, या तो हम क्या करें, उसको हम किसी और को पढ़ाना शुरू करें, जो कई बार सबके लिए संभव नहीं होता है। दूसरा ये होता है कि हम उस चीज को लिखना शुरू करें। दूसरा क्या होता है? हम उस चीज को लिखना शुरू करें। जब आप उसे लिखोगे ना, तभी उसका बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन है, उसका बहुत सारा जो फैक्ट है वो क्लियर हो जाता है, वो चीजें याद हो जाती है। अगर कोई चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा हो, अगर किसी चैप्टर में पढ़ने में अगर आपको दिक्कत हो रही हो, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चैप्टर, अगर आप कोई चैप्टर मान लो कहीं किसी किताब से पढ़ रहे हो, किसी नोट से पढ़ रहे हो, और वहां पे आपको लग रहा है कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो वो चीज आपको कम से कम याद तो रहनी ही चाहिए। समझने के लिए है कि आप किसी और को शीशे के सामने खड़े हो जाओ, और फिर जो सामने जो पर्सन दिख रहा है आप खुद ही दिखोगे ना, आप खुद को समझाने की कोशिश करो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको लिखो, 4 बार या 5 बार जब आप लिखते हो तो चीजें आपको याद हो जाती है, फिर उसे रिकॉल करना आसान रहता है एग्जाम में, यह चीज हो जाता है। तो एनसीईआरटी कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतिम 4 अध्याय, दूसरा एनसीईआरटी कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का एक अध्याय पर्यावरण रसायन। इसके अलावा 2 और चैप्टर पढ़ने जरूरी हैं, इसमें मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। एनआईओएस का नाम सुना है आप लोगों ने? एनआईओएस का नाम सुना है? नो सर। यस सर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जो ओपन स्कूल की परीक्षा होती है तो पता है ना, जो 10वीं 12वीं की परीक्षा बच्चे ओपन स्कूल से, जी सर पता है सर। हाँ तो कभी भी वही। दे सकते हैं सर उसमें अपने लाइफ टाइम में। हाँ तो एनआईओएस की किताबें जो आती हैं, उसका अध्याय 15, चैप्टर 15, अध्याय 15 जो है, यह है आपको बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। कन्वर्जन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता का संरक्षण है। आप इसको, जैव विविधता को यहां से देख सकते हो, ठीक है।
और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आईसीएससी बोर्ड पता है? जी आईसीएससी सर। बोर्ड पता है सबको? जी सर। जी सर। यस सर। तो जैसे सीबीएसई बोर्ड है हमारा, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, जैसे हमारा सीबीएसई बोर्ड है, जैसे स्टेट बोर्ड है, वैसे ही आईसीएसई बोर्ड है। तो आईसीएसई बोर्ड में कक्षा 10 क्लास 10th का एक चैप्टर है प्रदूषण। कई किताबों में पर्यावरण नाम से भी है और कई किताबों में वो प्रदूषण के नाम से है। आपको इस चैप्टर को भी एक बार रीड आउट समय है तो मैं यह राय दूंगा कि 4 चैप्टर यहाँ के, 5वां ये, 6ठा और 7वां, ये 7 चैप्टर अगर आप ठीक से अगर आप पढ़ लेते हो, दो बार, एक बार, 2 बार अगर आप पढ़ लेते हो, तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। आईसीएसई वाली किताब के साथ दिक्कत ये है कि वो किताबें सारी कभी भी हिंदी में शायद नहीं है, वो केवल इंग्लिश में ही है। ठीक है। वहां पे एक समस्या ये आती है, लेकिन बाकी सारी किताबें, बाकी सारी चीजें आपको हिंदी में मिल जाएगी। ठीक है। इसमें कोई डाउट? इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि इसके अलावा हम क्या पढ़ सकते हैं। अब आप लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो, कुछ ज्यादा बेसिक समझना हो, तो आप उसके लिए पीडी शर्मा की किताब का एज ए रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। उससे आपको जरूरत नहीं है। पढ़ना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है। आपके 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट से होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन करंट के होते हैं, जो अभी करंट इवेंट चल रहे हैं उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं सामान्य तौर पे। उनको कहाँ से कवर करें? खुद से पढ़ना चाहते हो तो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई एक न्यूज़पेपर, योजना पत्रिका, डाउन टू अर्थ। बट मैं इसमें आपको एडवाइस करूंगा, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, ईमेल सब लोग यूज करते होंगे, जी ईमेल सर। आईडी तो सबके पास है ना। तो आप लोग एक काम करना, पीआईबी की वेबसाइट पे जाना। किसकी वेबसाइट पे? अखबार आता है घर में? यस सर। अखबार आता है ना, तो अखबार में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज है, ठीक है, उसको एक बार पढ़ लिया करो, उलट लिया करो, ना हो तो कटिंग करके उसकी रख लिया करो। अखबार से 2 चीजों से संबंधित न्यूज को कट करके रख लिया करो। पहला, इन्वायरमेंट से संबंधित। दूसरा, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित जो न्यूज आते हैं उनको कट करके रख लिया करो। बहुत फायदा होता है उसका, बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है। तो आप इन सब चीजों का उपयोग कर सकते हो अपने पढ़ने के लिए। पीआईबी पे अगर जाते हो तो पीआईबी में आप एक काम कर सकते हो, पीआईबी में सब्सक्रिप्शन होता है, फ्री होता है। यानी आप कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज की सूचना चाहते हैं इसके बारे में आपको सारी जानकारी फ्री में मिलती है वहां से। तो पीआईबी की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहां पर आप हिंदी या इंग्लिश जो मीडियम है आपका, उस मीडियम में जाकर 2 मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट को ये कर लेना, क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर जैसे एमएनआरई और MO EFCC यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और दूसरा है MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। तो ये 2 मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट को आप अपने पास क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपके मेल में डेली के डेली समाचार आते रहें। और सोने के पहले एक बार आप उसे देख लिया करो। कब देख लिया करो? सोने के पहले एक बार आप लोग देख लिया करो। ठीक है। लेकिन मेरी राय ये है कि आप कितने पे फोकस करो। एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की जो पुस्तक है उसके 4 चैप्टर अगर आपके पास नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मुझे बताओ। सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे बताओ, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं का जो रसायन विज्ञान का की जो बुक है उसका पर्यावरण रसायन, मुझे बताओ अगर आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, मैं आपको वो चैप्टर भेज दूंगा अलग से। ठीक है। इसके अलावा एनआईओएस का अध्याय 15 मैं आपको अलग से भेज दूंगा, ये तो मुझे भेजना ही है आपको। और आईसीएससी की कक्षा 10 का एक चैप्टर है पोल्यूशन करके, इससे भी मैं आपको भेज दूंगा। तो इतनी चीजें जो हैं आप इसको देख सकते हो, पढ़ लो।
ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपके पास जो क्लास में हो रहा है और इतना अगर आपने पढ़ लिया तो इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन मिस होने का चांस ऑलमोस्ट नील हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एग्जाम के ठीक पहले, नहीं नवंबर में, ठीक है, मिड नवंबर तक मैं आप लोगों को पूरे साल भर का जो इन्वायरमेंट का इंफॉर्मेशन है, जो इन्वायरमेंट के न्यूज हैं, उसकी एक फाइल कंपाइल करके भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग एक बार उससे भी पढ़ जाना। या कोशिश होगी कि हिंदी में भी हो, लेकिन इंग्लिश में तो होगी ही होगी। तो मुझे लगता है इंग्लिश पढ़ने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, और जो महत्वपूर्ण वर्ड होंगे उसका हिंदी अनुवाद होगा। ठीक है, तो एक बार आप उसे भी देख जाना, क्योंकि वहां से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट से 2-3 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम करते हैं तो हम 5 के 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट में करके आ सकते हैं। बहुत आसान होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। चलिए टॉपिक के स्टार्टिंग करते हैं आज का। सबसे पहला जो हमारे लिए इन्वायरमेंट में जो चीज हमें पढ़नी है, पर्यावरण। तो पर्यावरण शब्द, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, यह अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट का हिंदी अनुवाद। इसका हिंदी अनुवाद है, इंग्लिश वर्ड एनवायरमेंट का हिंदी अनुवाद है। और इन्वायरमेंट वर्ड किससे बना है? फ्रेंच वर्ड इन्वेरोनर से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ है घेरना, ढकना, कवर करना। ठीक है, तो हम एक कह सकते, तो अब यहाँ पर जो पर्यावरण शब्द है, वह दो हिंदी शब्दों को मिला के बना है, परि और आवरण। अर्थात जो हमें चारों तरफ से, हमारे जो आवरण है, जो चीजें हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वही क्या होता है? हमारा पर्यावरण होता है। अपने आसपास में जो कुछ भी देख रहे हो, जिसे लगता है कि जो आपके आसपास में है, वो सब आपके पर्यावरण का हिस्सा है। अब मनुष्य जो होता है वह प्राकृतिक क्षेत्र में भी रहता है, और उसके अलावा वो मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी रहता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं कल्चर वर्ड की, सांस्कृतिक, कल्चरल, तो कल्चरल का मतलब सामान्य तौर पे यह निकाला जाता है कि जो रिलीजियस है, जो किसी के लिविंग स्टाइल है, इन सब चीजों का संबंध हमारे कल्चर से है। यही होता है ना। जैसे अगर कोई कहे कि आपका कल्चर क्या है, तुम क्या कहते हैं? इंडियन कल्चर है। लेकिन कल्चर का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है। कल्चर का एक और अर्थ होता है। जितनी भी चीजें मानव निर्मित होती हैं, उन सबको हम कल्चरल कहते हैं। तो आपने कोई घर बनाया, आपने कोई डैम बनाया, ये सब चीजें भी क्या होगी? हमारे लिए कल्चरल हो जाएंगी। ठीक है, तो किसी भी जीव के आसपास की सभी जो जैविक और गैर जैविक चीजें हैं, वो सब चीजें पर्यावरण में शामिल होती हैं। तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास में हैं, ठीक है, जिनको हम देखते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, वह सब चीजें क्या है, और जिनके ऊपर हमारा जीवन निर्भर होता है, ठीक है, वह क्या है? हमारा पर्यावरण है। तो पर्यावरण को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि बाहरी परिवेश और परिस्थितियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवों को प्रभावित करती हैं, वह उसका पर्यावरण होती है। अब देखो, भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है पर्यावरण को लेकर, वह है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यह अधिनियम पर्यावरण को डिफाइन करते हुए कहता है, पर्यावरण किसी भी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। तो किसी भी जीव के चारों तरफ घिरे हुए जो भौतिक और जैविक दशाएं हैं, उनके साथ जो हमारे अंतः क्रिया, उनके साथ जो हमारा इंटरेक्शन है, तो इंटरेक्शन में हम क्या करते हैं? मैटर और एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज? भौतिक दशा यानी फिजिकल कंडीशन, जैसे वहाँ टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना है, ये सब चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। सॉइल कैसा है, मिट्टी कैसी है, सब चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। अगर हम मानवीय हस्तक्षेप की बात करें, अगर हम ह्यूमन इंटरफेरेंस की बात करें, तो उसके आधार पर जो इन्वायरमेंट है, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मानवीय हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को दो भाग में बांटा जाता है, प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट, और मानव निर्मित पर्यावरण यानी कल्चरल इन्वायरमेंट। जो कुछ भी मानव निर्मित है वो सब कल्चरल में आता है। अब आज के समय में, आज का जो समय है, इस समय में हमारा विकास
इस हद तक हुआ है कि हमारा कोई भी पर्यावरण न तो पूरी तरह से प्राकृतिक है और न ही पूरी तरह से मानवीय है। हर स्थान पर हमें दोनों चीजें मिलती हैं। जंगल के कुछ पैचेज को छोड़ दो, छोटे छोटे पैचेज, छोटे हिस्सों को छोड़ दो, तो बाकी पूरी दुनिया में अगर हम कहीं भी पर्यावरण की बात करते हैं तो वहां पर मानव निर्मित और प्रकृति और प्राकृतिक पर्यावरण दोनों एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण शब्द का प्रयोग हैबिटेट के लिए भी होता है, पर्यावास के लिए भी होता है, यानी जहां जीव रहते हैं उसके लिए भी होता है। अब देखो, दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक है हैबिटेट, एक है नीश। एक क्या है? हैबिटेट। और दूसरा क्या है? नीश। अब हैबिटेट और नीश में क्या अंतर है, यह समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो तो आपका उत्तर क्या होगा? अगर आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो तो आपका उत्तर क्या होगा? अब किसी का उत्तर होगा मैं छपरा में रहती हूँ, किसी का उत्तर होगा कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, किसी का उत्तर होगा कि मैं ग्वालियर में रहती हूँ, कोई कहेगा मैं ग्वालियर में रहता हूँ, यही होगा ना। कोई कहेगा मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। तो आप जहाँ रहते हैं वह आपका हैबिटेट है, और उस हैबिटेट में रहते हुए आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप काम क्या करते हैं, यह आपका नीश होता है। क्लियर है चीज? सिर्फ मान लो कि आप ग्वालियर में रहते हैं, ग्वालियर में आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना क्या हो गया? आपका फंक्शन वहां क्या हुआ? आपका फंक्शन हो गया एज ए टीचर। तो आप क्या हो गए? आपका नीश क्या हो गया? टीचिंग। और आपका हैबिटेट क्या हो गया? ग्वालियर। तो किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे जो जीव होता है वह जहां रहता है उसका हैबिटेट है, और वहां रहने के साथ साथ जो उसका फंक्शनल रोल है उसमें, उसे हम क्या कहते हैं? उसका नीश कहते हैं। पर्यावरण के जो कुछ कारक होते हैं वह संसाधन के रूप में काम करते हैं, और कुछ कारक जो होते हैं वो नियंत्रक के रूप में काम करते हैं। यानी पर्यावरण के कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमारे लिए संसाधन होते हैं, रिसोर्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उस पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करते हैं, सही ढंग से रन करने का काम करते हैं। कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने पर्यावरण को मिलियू शब्द से भी संबोधित किया है। उन्होंने ये कहा कि पर्यावरण का एक अर्थ मिलियू भी होता है, जिसका अर्थ चारों ओर के वातावरण का समूह होता है। कहीं पे अगर इकोस्फीयर आ रहा है, हैबिटेट आ रहा है, जियोस्फीयर आ रहा है, ये जितने भी शब्द हैं ये मूलतः पर्यावरण शब्द के सिनोनिम्स हैं, यानी इसी के स्थान पे प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट गाइस? नो सर। हम बात करते हैं कि पर्यावरण के कितने घटक हैं। तो पर्यावरण के तीन मुख्य घटक हैं, जैविक, अजैविक और भौतिक या ऊर्जा घटक। जैविक, अजैविक या भौतिक और ऊर्जा, तीन तरह के घटक होते हैं। कई सारे किताबों में आपको मिलेगा जैविक, भौतिक और आपको सॉइल, मिट्टी। तो कई अलग अलग क्लासिफिकेशन है, पर जो सामान्य क्लासिफिकेशन वो यह कहता है कि जैविक, अजैविक और ऊर्जा घटक। अब जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं वो गतिशील अवस्था में होते हैं, यानी वो डायनेमिक, उनमें एक डायनेमिक रिलेशनशिप होता है, वो लगातार एक दूसरे को इफेक्ट करते रहते हैं, तो उन्हें हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जो जैविक घटक होता है किससे बना है? वो सभी जीवित पौधों से, जीवों से बना है। ठीक है।
उसमें उसकी उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनके जो रिएक्शंस होते हैं, उनके जो एक्शंस होते हैं, सब चीजें शामिल होती हैं। जो एनर्जी फैक्टर है, इसमें दो चीजें आती हैं, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है? भूतापीय ऊर्जा क्या होता है बताइए। थर्मल एनर्जी लगता है। ताप हाँ? से, तापमान से संबंधित है, टेम्परेचर से। इसके तापमान से, जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी है, जी, जिसे हम जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोथर्मल। जियो थर्मल एनर्जी। जो पृथ्वी के अंदर का तापमान है, जो पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है, तो हमें गर्मी दो स्रोत से मिलती है, या तो सूरज से मिलती है या फिर पृथ्वी के अंदर ही गर्मी से मिलती है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अजैविक कारकों। अजैविक वातावरण या भौतिक वातावरण बाहरी भौतिक कारकों जैसे तापमान, आर्द्रता, पानी, मिट्टी, खनिज, गैस आदि से बना होता है। तो यह जो अजैविक यानी अबायोटिक इन्वायरमेंट है, वह या जो फिजिकल इन्वायरमेंट हम जिसे कहते हैं, जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं उनसे बना होता है। जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, वाटर हो गया, सॉयल हो गया, मिनरल्स हो गए, गैसेज हो गई। तो जिनमें भी जीवन नहीं है, बिल्कुल, तो जिनमें भी जीवन नहीं है, जिनमें भी लाइफ नहीं है, वो सब किसके पार्ट हैं? अजैविक के पार्ट हैं। क्लियर है? यानी अबायोटिक इन्वायरमेंट के पार्ट कौन कौन से हैं? जिनमें लाइफ नहीं है वो सब सब किसके पार्ट हैं? अबायोटिक इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, अजैविक जो वातावरण है उसके पार्ट है। इसका सबसे बड़ा रोल क्या है? यह आवास यानी यह जो है हैबिटेट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ यह भोजन के संश्लेषण के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। यानी जो हमारा फूड बनता है, जो न्यूट्रिशन है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें इसी से मिलता है। जैसे फोटोसिंथेसिस है ना? प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं नहीं करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्लांट करते हैं? बताइए। यस सर। जी तो सर। प्रकाश तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या जरूरी है बताइए। लाइट। लाइट रॉ मटेरियल नहीं है। लाइट जो है उसका वह फैक्टर है जिसके द्वारा को सारे एक्शंस होते हैं, बट उसका रॉ मटेरियल क्या है? पानी, मिट्टी। पानी सर, पानी। पानी और मिट्टी। नहीं। वाटर, मिनरल्स, सनलाइट, कार्बन नहीं, डाइऑक्साइड। कार्बन हवा। डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्रकाश संश्लेषण के लिए दो बेसिक चीजें क्या जरूरी है? दो रॉ मटेरियल हमें क्या चाहिए? एक चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या चाहिए? वाटर चाहिए। प्रकाश संश्लेषण में आखिर होता क्या है? अगर हम देखें इस चीज को, तो आप देखोगे कि जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में, पौधों में जो क्लोरोफिल होता है, वो सनलाइट की उपस्थिति में वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एक साथ मिला लेता है, और मिला के क्या बनाता है? ग्लूकोज बना लेता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन को वातावरण में रिलीज कर देता है। यही जो ग्लूकोज होता है ना, ये खाना जो बन रहा है, तो इस ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। क्या हमारे लिए क्या होगा? रॉ मटेरियल हो गया ना? क्या हमारे लिए क्या हुआ? रॉ मटेरियल हो गया। तो भोजन बनाने के लिए प्रकाश के भोजन के संश्लेषण के लिए, यानी फूड सिंथेसिस के लिए, फूड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यह हमें कहाँ से मिलता है? यह हमें अजैविक वातावरण जो है उसी से मिलता है। दोनों चीजें कहाँ से मिलती है? अजैविक वातावरण से मिलती है। इसमें कोई डाउट? गाइस, इसमें कोई डाउट बताओ। नो सर। श्योर है सब लोग? श्योर है? आगे चलें। तो जो अजैविक वातावरण होता है, जो हमारा अबायोटिक इन्वायरमेंट होता है, उसे हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्थल मंडल,
वायुमंडल और जलमंडल। यानी अगर इंग्लिश में लिखें, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। तो स्थल मंडल यानी लिथोस्फेरिक, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेरिक, और जलमंडल मतलब हाइड्रोस्फेरिक इन्वायरमेंट। जो स्थल मंडलीय यानी जो लिथोस्फेरिक इन्वायरमेंट है उसे पुनः हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें पूरा किसमें डिवाइड करते हैं? माउंटेन्स, प्लेन्स, ग्लेशियर्स, डेजर्ट, इन सब में कन्वर्ट कर देते हैं। माउंटेन्स, प्लेन्स, ग्लेशियर्स, डेजर्ट्स, ये सब हो गया। जो जलमंडलीय, जो हमारा हाइड्रोस्फेरिक इन्वायरमेंट है, उसमें क्या आता है? उसमें हमारा सलाइन या सॉल्टी जल आता है। और क्या आता है? मीठा जल यानी फ्रेश वाटर आता है। ध्यान रखिएगा, क्या लिखते हैं मीठे जल को? फ्रेश वाटर। मीठे जल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर कहते हैं। कोई डाउट इस पेज में गाइस? नो सर। श्योर है? आगे चलें? बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही है? गाइस आगे चलें? यस सर। थोड़ा सा हम जान लेते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल की बहुत सारी परतें हैं। सबसे नीचे क्या आता है? ट्रोपोस्फियर। सबसे नीचे क्या आता है? ट्रोपोस्फियर। फिर क्या आता है? स्ट्रेटोस्फियर। फिर क्या आता है? मीजोस्फियर। फिर क्या आता है? थर्मोस्फियर। और फाइनली क्या आता है? एक्सोस्फियर। तो वायुमंडल को हम आसानी से हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वायुमंडल क्या करता है? हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है? यह हमारे अर्थ के ऊपर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। ठीक है? एक सुरक्षा देने वाले कवच का निर्माण जो है ये करता है। इसका जो सबसे निचला परत है उसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 12 किलोमीटर के आसपास में है, और उसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर नाम का मतलब क्या हुआ, ये बताओ। बताइए, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर का मतलब क्या हुआ, बताइए। क्षोभ का मतलब क्या होता है, या ट्रोपो का मतलब क्या होता है? उष्ण पहले किनारे, कटिबंधीय। नहीं, पहले वो ट्रॉपिकल होता है, ट्रोपो नहीं होता। मैंने पहले पूछा था, बताइए। पहले मैंने बताया हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूँ। ट्रोपोस्फियर का मतलब क्या होगा? तो सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल क्यों रखा गया, ट्रोपोस्फियर क्यों रखा गया? क्वेश्चन नहीं आता है ना? आप ट्रोपो में सब नीचे, नीचे हो सकता है, नीचे। नहीं, नहीं गाइस, मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ। बताइए। सर यहाँ सारे ग्रह रहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्षोभ का मतलब क्या होता है? आप जब किसी से दुखी होते बाधा, हैं, बाधा इस तरह का। बाधा नहीं, जब किसी से दुखी होते हैं या गुस्सा में होते हैं तो क्या कहा जाता है? मैं बहुत क्षोभ में हूँ। शोक होता है सर वो। हाँ, वही तो लिखा हुआ है। सर ये क्षोभ लिखा हुआ है। नहीं, ध्यान से देखो।
तो यह जो क्षोभ मंडल है इसका काम ही क्या है? क्योंकि जब हम किसी से गुस्सा होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो क्या होता है कि हमारे मन के अंदर शांति रहती है? ये बताओ, क्या हमारे मन के अंदर शांति रहती है? नहीं सर। नहीं रहती है। तो वैसे ही जब हम क्षोभ मंडल में होते हैं, जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है वायुमंडल, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, यहाँ पर वायुमंडल जो होता है बहुत अशांत होता है। ठीक है, जितनी भी आपको घटनाएं होती हैं वायुमंडल में, बिजली का चमकना, बादलों का बनना, बारिश का होना, लगभग सारी चीजें यही होती हैं। यानी यह जो हिस्सा होता है वायुमंडल का वो काफी अशांत होता है, टर्बुलेंट होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ट्रोपोस्फेयर। जैसे आप देखते हो ना कि बादल चमक रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, ये सब चीजें कहाँ होंगी? ये सारी सारी चीजें कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपो का मतलब होता है टर्बुलेंट, यानी जहां शांति नहीं है। जो अशांत हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फेयर कहेंगे। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद अगला हिस्सा क्या आता है? स्ट्रेटोस्फेयर। ना, स्ट्रेटोस्फेयर जो है यह 50 किलोमीटर तक की हाइट है इसके। ठीक है, यह क्या करता है? इसमें एक लेयर होती है गैस की, जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन गैस की एक पूरी लेयर होती है इसमें। ठीक है, पता है सबको? तो ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर क्या पाया जाता है? ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन क्या काम करता है ये बताइए? सर पराबैंगनी किरणों को दूर रखता है सर। बिल्कुल ठीक है, सबको पता है बात। यूवी रेस को से हमें बचाता है। चलो इसको मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं। देखो, यूवी रेज जो होती हैं 3 तरह की होती हैं। यूवी रेज कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं। इसमें जो सबसे अधिक हार्मफुल होती है वह यूवीसी होती है। स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को मैं जो लिख रहा हूं? जो मैं लिख रहा हूं आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? इसमें जो सर्वाधिक हार्मफुल होता है वो क्या होता है? अल्ट्रावायलेट सी होती है। तो यह यूवीसी को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है। यूवी बी को भी लगभग पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन यूवी ए हमारे लिए उतनी हार्मफुल नहीं होती है। तो यूवी ए रेज जो होती हैं वो आसानी से इसको क्रॉस करके धरती पे आ जाती हैं। ठीक है, यूवी ए रेज जो होती हैं वो इसे आसानी से क्रॉस करके धरती पे आ जाती है। लेकिन यह हमें यूवी बी और सी से बचाता है। और यूवी रेज किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं? स्किन कैंसर, उसके अलावा कैटरैक्ट। सर टेम्परेचर बढ़ा देती है जब धरती का। टेम्परेचर बात नहीं, उसके अलावा जो दो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर होता है, एक होता है स्किन कैंसर और दूसरा क्या होता है? कैटरैक्ट, यानी आंख डैमेज होती है आपकी। ये दो मेजर प्रॉब्लम यूवी रेज से होती है। तो यूवी रेज का मैक्सिमम जो हार्मफुल हिस्सा होता है उसे यह रोक लेता है, स्ट्रेटोस्फेयर। और इस तरह से और इस तरह से यह क्या करता है? धरती पर रहने वाले जीवों को अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों के असर से बचाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब हम क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, तो जब हम धरती से ऊपर उठते हैं तो तापमान कम होता है। क्या होता है? तापमान कम होता है। ठीक है, कम होते होते एक सर्टेन लेवल तक पहुंचता है। उसके बाद जब हम समताप यानी स्ट्रेटोस्फेयर में घुसते हैं तो उसे समताप मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर कुछ दूरी तक तापमान बिल्कुल एक जैसा होता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आता है मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर में हल्का सा तापमान में परिवर्तन आता है। यह इन्वायरमेंट का मिडिल, या जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है उसका मिडिल पोर्शन है। लगभग 80 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। तो जो उल्का पिंड वगैरह जो आप देखते हो ना, उल्का पिंड देखा है कभी? टूटता हुआ तारा देखा है?
रात में आसमान में देखोगे तो देखोगे कि कुछ चमकीली चीजें धरती की तरफ आ रही हैं, गायब हो जाती है बीच में। वो सब बेसिकली हमें कहाँ दिखते हैं? मध्यमंडल में ही दिखते हैं। उसके ऊपर आता है तापमंडल, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होता है कि तापमान फिर से बढ़ना शुरू होता है। तापमान बड़े पैमाने पे बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होता है। अब देखो, अगर आप देखोगे तो दो तरह के सैटेलाइट होते हैं। एक को कहते हैं हम पोलर सैटेलाइट, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। तो जितने भी पोलर सैटेलाइट होते हैं सब लियो कहते हैं, लो लो अर्थ ऑर्बिट। क्या होता है हमारे लिए? लियो। तो जो हमारा लियो होता है, लो अर्थ ऑर्बिट होता है, वो कहाँ पाया जाता है? तापमंडल में पाया जाता है। लियो कहाँ होता है? लो अर्थ ऑर्बिट। या पोलर ऑर्बिट कहाँ होता है? तापमंडल में होता है। तो तापमंडल में हम सबसे पहले सैटेलाइट को रखना प्रारंभ करते हैं। कुछ सैटेलाइट जो होते हैं वो तापमंडल में, जितने भी जासूसी टाइप के सैटेलाइट होते हैं ना, अक्सर वो तापमंडल में रहते हैं। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, लेकिन यह कम हाइट पे होते हैं। और अभी लास्ट ईयर भारत ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अगर आपको ध्यान में हो तो, कि भारत ने एक ऐसी तकनीक विकसित की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसके द्वारा कि वो अंतरिक्ष में उड़ते हुए सैटेलाइट को मार के गिरा सकते हैं। पता है सबको? इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है? नाम सुना है इसका? न्यूज सुना है इसका? नो सर, याद नहीं है, सुना तो था। तो यहाँ पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी भारत ने डेवलप की है जिसके द्वारा कि वो अंतरिक्ष में घूम रहे जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको भी मार के गिरा सकता है। तो उसके लिए जो टेस्ट किया गया था वह लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट पे ही टेस्ट किया गया था। इसके बाद जो अगला हिस्सा आता है उसे हम एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल कहते हैं, और उसकी जो ऊंचाई है वो 1,90,000 किलोमीटर तक है। एक और महत्वपूर्ण चीज है, जैसे हम धरती से ऊपर की ओर जाते हैं, आप जानते हैं कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है वो कम होने लगता है। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पावर है वो कम होने लगता है। जब अर्थ का ग्रेविटेशनल पावर कम होने लगता है तो जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे वायुमंडल का जो घनत्व होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। क्लियर है चीज? वायुमंडल का जो सबसे निचला हिस्सा होता है जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, वहां पे बहुत सी गैसेज होती हैं। वहां पर बहुत सी गैसेज होती हैं, ठीक है? जिसमें बहुत सी गैसें ऐसी होती है जो हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं। बहुत सी ऐसी गैसेज होती है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ग्लोबल वार्मिंग में सबसे मेजर रोल प्ले करता है। चलिए, अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेज हैं उसको एक बार देख लेते हैं। नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78.8% है। ऑक्सीजन कितना है? लगभग 21% है। ऑर्गन कितना है? 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.036% था जब का ये डेटा, अभी बढ़ के 0.042% हो चुका है। इसका जो अमाउंट है वह इंक्रीज हो चुका है। नियॉन है 0.002% है। हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, हाइड्रोजन है। तो ये अलग अलग गैसेस हमारे वायुमंडल में मौजूद है, ठीक है? अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो बाकी गैसों की मात्रा कम होने लगती है और हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है। याद रखिए ये बात कि जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है, बाकी गैसों की मात्रा कम होने लगती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, कार्बन डाइऑक्साइड को हम नेसेसरी इविल कहते हैं, आवश्यक बुराई कहते हैं। क्यों कहते हैं बता सकते हैं?
CO2 को हम नेसेसरी एविल करते हैं, आवश्यक बुराई। नेसेसरी एविल क्यों कहते हैं बताइए? सर क्योंकि ये without पौधों के लिए कारण। आवश्यक है सर, पौधों के लिए आवश्यकता है ये। नहीं, इसके अलावा कुछ और? जागृति बताइए। जागृति और कामनी, आप लोग बताइए। सब बिना CO2 के धरती ठंडी हो जाएगी, जम जाएगी सर, बर्फ का गोला हो जाएगी। बिल्कुल। CO2 क्या करता है? CO2 क्या करता है कि वो धरती के तापमान को एक निश्चित स्तर पे बनाए रखता है। CO2 जो है वह ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा धरती के सर आवाज तापमान ब्रेक को हो एक गई सर। निश्चित सर स्तर पे आवाज बनाए ब्रेक हो रखता गई सर। है। इसलिए हम CO2 क्या करते हैं? आवश्यक। सर आपकी आवाज कट रही है सर। एक मिनट गाइस, बस एक मिनट। देखो CO2 क्या करता है। अब आवाज ठीक है? अब आवाज ठीक है, बताओ। अब क्लियर है आवाज? जी सर। यस सर। यस सर। CO2 क्या करता है? CO2 जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है। तो हरित गृह प्रभाव हिंदी में कहते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आखिर है क्या? अगर हम इसकी चर्चा करें, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? आप सबने एक चीज मार्क किया होगा कि गर्मी के मौसम में जब भी धूप है, ठीक है, तो अगर हम धूप में कार को कुछ देर बाहर रख दें, हम धूप में कार को बाहर रख दें, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है? कार के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर की तुलना में ज्यादा होता है। कभी ध्यान दिया है इस चीज पे? जब धूप में कार को रख दिया जाए तो कार यस के सर। अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? सर उसकी एयर देखो, लॉक हो जाती है सर। एयर लॉक हो जाती है, बट इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? देखो, एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है विज्ञान का, जो यह कहता है कि तापमान और तरंग दैर्घ्य, यानी टेम्परेचर और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, यानी अगर तापमान ज्यादा होगा किसी भी चीज का, तो उससे निकलने वाले जो तरंगे हैं, उससे निकलने वाली वेव्स हैं, उनका जो वेवलेंथ होगा वह कम होगा। वेवलेंथ किसे कहते हैं? किसी भी तरंग में दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यही हमारा वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो जो हमारा वेवलेंथ होता है, किसी भी वेव का जो, किसी भी तरंग का जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य हिंदी में कहते हैं, तो वह उस वस्तु का, यानी जिससे भी वह तरंग निकल रही है, उसके तापमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उसके तापमान का इनवर्सली, टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका अर्थ यह है कि जिस वस्तु का तापमान जितना ज्यादा होगा, उससे निकलने वाली जो वेव्स होंगी, उनका वेवलेंथ उतना ही कम होगा। और जिसका तापमान जितना कम होगा, जिसका टेम्परेचर जितना कम होगा, उससे निकलने वाली जो वेवलेंथ होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही बड़ी होगी। इसमें कोई डाउट? अभी नो जो सर। मैंने कहा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? सर इसको रिपीट करिए सर, समझ में नहीं आया ये पूरा। रिपीट कर देता हूँ। देखो, जितनी भी चीजें गर्म होती है ना, जितनी भी चीजें जब हीट अप होती है, कोई भी चीज में जब गर्मी होती है, तो वह कुछ खास तरह की वेव्स को रिलीज करता है। वह कुछ खास तरह की वेव्स का इमिशन उसमें से होता है। ठीक है, वह जो वेव्स निकलती हैं, उन वेव्स का जो वेवलेंथ होता है, यानी उनके किन्हीं भी दो क्रेस्ट या किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ
के बीच की जो दूरी होती है, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं, इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका जो वेवलेंथ होता है उस वस्तु के तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी किसी भी चीज से निकलने वाली तरंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो उस वस्तु के तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द वेवलेंथ of the waves emitted from an object is always inversely proportional to the temperature of the body or the object. ठीक है। अब अगर तापमान कम होगा तो क्या होगा? वेवलेंथ ज्यादा होगा। और अगर तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा? वेवलेंथ हमारा कम हो जाएगा। ये चीज क्लियर है गाइस? ये चीज क्लियर है? यस सर। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट किसी को? बताइए, फिर से बताना है या क्लियर है अब? क्लियर है। सर ये वाली चीज पहली बार पढ़ रहे हैं सर, समझ में नहीं आ पा रही अंदर दिमाग में एकदम से। अच्छा, एक चीज बताओ, बहुत छोटी सी चीज मैं वो बताता हूँ। जब आप आग जलाते हो, आग के पास आपको गर्मी क्यों फील होती है? या सूरज की सर वेव रोशनी में बैठने पर? सर वेव्स आती है उसकी गर्मी की, ये बात ठीक है। ठीक है, सूरज की रोशनी में बैठने में भी हमें गर्मी फील होती है, ये भी ठीक है, ये बात भी जी ठीक सर, है। वो भी वेव्स आती हैं जी। ठीक है। अब ये जो वेव्स आती हैं, वेव्स का शेप कैसा होता है? जो मैंने नीचे ड्रॉ किया है ऐसा ही होता है ना? जी जब सर, महसूस भी किया है। जो तरंगे हम बनाते हैं वह इस तरह से बनाते हैं। ठीक है। जी तो या तो ऊंचाई होती है फिर निचाई होती है। तो जो ऊंचाई होती है उसे क्रेस्ट कहते हैं, जो गहराई होती है उसे ट्रफ कहते हैं। जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम गहरा होता है उस पॉइंट को ट्रफ कहते हैं, और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट होती है उसे हम क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है। तो किन्हीं भी दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कि जो दूरी होती है, उसे वेवलेंथ कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो जो इमेज में आप देखोगे, इमेज में अब देखो, ये एक बार मैं फिर से बनाता हूं। अब यहां पर मैं कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूं। अब ये बताओ कि इसमें क्रेस्ट कौन सा पॉइंट है और ट्रफ कौन सा पॉइंट है? एबीसी क्या है? एबीसी बस क्रस्ट क्रेस्ट। है। और डी और ई क्या है? टफ। ट्रफ। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ए और बी के बीच की जो दूरी होगी, इसी दूरी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है। तो हर एक तरंग का, हर एक वेव का जो वेवलेंथ होता है अलग अलग होता है। कोई कुछ ऐसे होती हैं, देखो ध्यान से, कोई ऐसी होती हैं, कोई और भी छोटी होती हैं, इस तरह की भी हो सकती है ना? जी सर, स्पीड पर डिपेंड करता है सर। बिल्कुल। तो जो तरंग दैर्ध्य होता है वो उस वस्तु के तापमान के, उस जिससे वो तरंग निकल रही है उसके तापमान के ऊपर निर्भर होता है। अगर उस वस्तु का तापमान ज्यादा है तो उससे निकलने वाला तरंग जो होगा उसकी तरंग दैर्ध्य छोटी होगी। अगर उस वस्तु का तापमान कम है तो उससे निकलने वाली जो तरंगे होंगी उनका तरंग दैर्ध्य बड़ा होगा। ठीक है। ये बात क्लियर है नहीं है ये बताओ? जी कि सर। तरंग दैर्ध्य का जो संबंध है वो वस्तु के तापमान से। तो जब तापमान ज्यादा होगा तो तरंग दैर्ध्य कम होगा, जब तापमान कम होगा तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। दोनों में उल्टा संबंध है। ठीक है। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? कम हो जाएगा। एक की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। ये तो याद रहेगा कि एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू कम हो जाएगी। अब जी सर। सूरज का तापमान कितना है? बहुत अधिक है। बहुत अधिक है ना? 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कई जगहों पे 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है।
तो वैसी स्थिति में जो उससे किरणें निकलेंगी, जो उससे तरंग निकलेंगी, उनका वेवलेंथ छोटा होगा या बड़ा होगा? तापमान ज्यादा है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो उससे निकलने वाले जो तरंगे होती है उनका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट वेवलेंथ वाली वेव्स। क्या कहते हैं उसे? लघु तरंग दैर्ध्य, शॉर्ट वेवलेंथ वाली वेव्स। उसे हम क्या कहते हैं? लघु तरंग दैर्ध्य वाली वेव्स या शॉर्ट वेवलेंथ वाली वेव्स। यानी वहां जो वेव्स आएंगी ना, कुछ इस तरह की आएंगी। अब जो धरती पे जो चीजें होती हैं, जो धरती का तापमान होता है वो कितना होता है? 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, यही होगा ना? तो 100 डिग्री में, 100 डिग्री टेम्परेचर में और 6000 डिग्री टेम्परेचर में कितने का डिफरेंस है? बहुत का डिफरेंस है। ऐसी स्थिति में अगर धरती पे किस चीज का तापमान है, कोई धरती पे कोई गर्म वस्तु है, तो उससे जो वेव्स निकलेंगी उनका वेवलेंथ कैसा होगा? कुछ इस तरह का होगा, ऐसा ही होगा ना? यानी उनका तरंग दैर्ध्य बड़ा हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? नो सर। श्योर है? यस। अब सूरज से जो गर्मी आती है वो शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आती है। तो गाड़ी का जो शीशा होता है उस शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का काम करता है। यानी उससे वो तरंगे पास कर जाती हैं, पास करके गाड़ी के अंदर पहुंचती हैं। जब वो गाड़ी के अंदर पहुंचती हैं तो गाड़ी के अंदर की चीजों को गर्म करना शुरू करती हैं। और जब गाड़ी के अंदर की चीजें गर्म होती हैं तो वह अपने एक्स्ट्रा तापमान को रिलीज करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? उनका जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर होता है, उनकी जो एक्स्ट्रा हीट होती है, उसे रिलीज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो गाड़ी के अंदर की चीजें वो कितना गर्म होंगी, उनका तापमान कितना होगा? 40 डिग्री, 50 डिग्री, यही होगा ना? तो उनकी जो वेव्स होंगी उनकी वेवलेंथ कैसी होगी? लॉन्ग वेवलेंथ हो जाएगी। अब शीशा क्या करता है? जो शीशा होता है, विंडशील्ड जो होता है या जो फ्रंट शील्ड होता है, बैक शील्ड होता है, वो क्या करता है कि जो गाड़ी के अंदर से हीट निकल रहा है उसको बाहर निकलने ही नहीं देखता, उसको अंदर ही रोक लेता है। उसके लिए वह ओपेक ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? ओपेक ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी अपारदर्शी का काम करता है। शॉर्ट वेवलेंथ के लिए जो विंडशील्ड होती है वो क्या होती है? पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ के लिए विंडशील्ड क्या होती है? अपारदर्शी होती है। तो लॉन्ग वेवलेंथ उससे निकल नहीं पाते हैं, वहीं फंसे रह जाते हैं गाड़ी के अंदर ही। और ऊपर से लगातार धूप उसे मिल ही रही है तो और ज्यादा गर्मी मिल रही है। यही कारण होता है कि गाड़ी के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से ज्यादा होता है। क्लियर है बात? यस सर। बाकी लोगों को क्लियर है? यस सर। श्योर है? अब देखो, यह जो अंदर का तापमान ज्यादा होता है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है और इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों है ये भी बता देता हूँ। जो ठंडे क्षेत्र हैं वहां पर हरित गृहों का उपयोग बहुत लंबे समय से किया जाता रहा है। यानी जहां हमें खेती करनी है, जहां पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको एक कपड़े से कवर कर दिया जाता है। कपड़े से कवर करने का फायदा क्या होता है कि बाहर की गर्मी तो अंदर पहुंच जाती है, लेकिन जो अंदर की गर्मी वो बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही रह जाती है। तो अंदर का तापमान उसके आसपास के तापमान से थोड़ा ज्यादा होता है, जिस कारण से कि हम उन घरों में सब्जियों या फलों की खेती कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और जो ये काम विंडशील्ड या वहां कपड़ा कर रहा है ना, कार में विंडशील्ड कर रहा है या ग्रीन हाउस में कपड़ा कर रहा है, ठीक वही काम हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि वह सूरज से आने वाले शॉर्ट वेवलेंथ को तो धरती पे आने देता है। लेकिन जब धरती पे शॉर्ट वेवलेंथ आती है, धरती की सतह हीटअप होती है, अर्थ का सरफेस हीटअप होता है, तो वह जो हॉट अर्थ होता है
वह अपने एक्स्ट्रा तापमान को रिलीज करता है, एक्स्ट्रा टेम्परेचर को रिलीज करता है। अब अर्थ का तापमान बहुत ज्यादा तो होता नहीं है, बहुत कम होता है। तो ऐसी स्थिति में जो अर्थ से निकलने वाली किरणें होती हैं उनका वेवलेंथ क्या होगा? लॉन्ग वेवलेंथ होगा। अब CO2 क्या काम करता है कि यह बात, जो अर्थ से निकलने वाली लॉन्ग वेवलेंथ है उनको एटमॉस्फेयर में ही रोक देता है, और जो सूरज से गर्मी आ रही है उसको तो धरती पे आने ही दे रहा है, लेकिन धरती की गर्मी को भी धरती के पास ही रोक दे रहा है। और इस तरह से वो अर्थ के टेम्परेचर को एक निश्चित स्तर पे बनाए रखने में मदद करता है। तो CO2 अगर नहीं हो तो हमारे अर्थ का तापमान लगभग -18 डिग्री सेंटीग्रेड, और -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी भी जीव का रहना, जीवित रहना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए CO2 क्या काम करता है? लोगों के रहने के लिए एक निश्चित तापमान बनाता है। इसीलिए हम CO2 को क्या कहते हैं? एक आवश्यक बुराई कहते हैं। CO2 को हम क्या कहते हैं? एक आवश्यक बुराई कहते हैं। लेकिन अब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? अगर वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ेगी तब क्या होगा? जैसे वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे जो हीट की ट्रैपिंग होती है, जो ऊष्मा का ट्रैपिंग होता है एटमॉस्फेयर में, वो भी बढ़ता जाएगा। तो अगर हम बात करें औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले के पीरियड की, तो उस समय पूरे वातावरण में 0.028% क्या था हमारे पास? CO2 था। और अभी कितना है? 0.042% है। अब ऐसी स्थिति में उस समय जो हीट ट्रैपिंग होती थी और आज जो हीट ट्रैपिंग होती है उसमें बहुत अंतर है। आज कहीं ज्यादा हीट जो है वो CO2 कैप्चर कर रहा है। इसलिए आज का तापमान लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, धरती के बढ़ते हुए तापमान को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। किस कारण से हो रहा है? कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो जितनी ज्यादा मात्रा वायुमंडल में CO2 की बढ़ेगी, हीट ट्रैपिंग उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, चलिए बस और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं स्थल मंडल की। अब हम किसकी बात कर लेते हैं? थोड़ा सा स्थल मंडल की बात करते हैं। पूरी धरती का पूरी धरती का जो लगभग 29% हिस्सा है वह स्थल के रूप में है। वह किसके रूप में है? लिथोस्फीयर के रूप में। ठीक है, सॉलिड के रूप में। और यही जो है अधिकांश जीव जंतुओं या पेड़ पौधों का आधार है। इसमें पठार है, मृदा है, यानी मिट्टी है, सॉयल है, मिनरल्स हैं, पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, चट्टाने, रॉक्स हैं, सब कुछ है। ठीक है, तो जीवों को जो स्थल मंडल होता है वह दो तरह से प्रभावित करता है। जस्ट जीवों को जो स्थल मंडल होता है वह दो तरह से प्रभावित करता है। यानी वास्तव में स्थल मंडल जीवों के लिए दो चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, वह उसके लिए आवास उपलब्ध कराता है। हम सब कहाँ रहते हैं? स्थल मंडल में ही रहते हैं। ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं, मैक्सिमम जो जलीय जीव जंतु नहीं है वो सब कहाँ रहते हैं? स्थल मंडल में ही रहते हैं। तो वह क्या करता है? जीवों को रहने के लिए स्थान, आवास उपलब्ध कराता है। और उसके बाद जो हमें जिन खनिजों की, जिन मिनरल्स की जरूरत होती है, जिन न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, उनको भी कौन सप्लाई करता है? हमारा स्थल मंडल ही सप्लाई करता है। उनकी भी सप्लाई कौन करता है? हमारा स्थल मंडल ही करता है। इसमें कोई डाउट? अभी जो मैंने कहा इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए गुड। अब स्थल मंडल के दो हिस्से होते हैं, रॉक्स एंड सॉइल। क्या क्या होता है? सॉइल का मतलब क्या हो गया? रॉक। और मृदा का मतलब क्या हो गया? सॉइल। रॉक्स क्या होते हैं? रॉक्स जो होते हैं वह यूजुअली हार्ड हार्ड होता है। और जब रॉक की वेदरिंग होती है, रॉक का जो अपक्षयन होता है, रॉक जब टूटता है तो उससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सामान्य तौर पे जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वह जो मूल रॉक है, जो बेसिक रॉक है, उससे जलवायु, जीवों, समय तथा जो स्थलाकृतिज हैं, जो टोपोग्राफीज हैं, उन सबके मध्य के संबंध के आधार पे रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले रॉक धरती पे हैं
उन्हें हम आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक कहते हैं। तो मूलतः धरती पर जितनी भी चीजें हैं वो सब किससे बनी है? इग्नियस रॉक से ही बनी है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए, दूसरा होता है स्थल मंडल के बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है जल मंडल। जल मंडल जो है उसी कारण से पृथ्वी पर जीवन संभव है। बिना जल के हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जल मंडल के अंतर्गत धरातलीय व भूमिगत जल को सम्मिलित किया गया है, यानी ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को सम्मिलित किया गया है। पृथ्वी पर जो जल होता है वो कई रूपों में पाया जाता है। जैसे महासागर में पाया जाता है, लेक्स में पाया जाता है, डैम के पास जो जल है वो है रिवर्स है, ग्लेशियर्स हैं, और स्थल के नीचे जो भूगर्भिक जल है जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं उस रूप में पाया जाता है। जल का उपयोग हम अपने विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटोप्लाज्म का भी सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वह क्या है? वाटर है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जितने भी जीव हैं लगभग सभी जीवों का ऑलमोस्ट 70% जो है वाटर से बना है। ठीक है, अब समस्या एक आती है कि हमारी धरती पे जो जल है उसमें का अधिकांश हिस्सा सॉल्ट वाटर है। उसका अधिकांश हिस्सा क्या है? सॉल्ट वाटर है। और सॉल्ट वाटर क्या होता है? हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, जो फ्रेश वाटर है वह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? नदियों में, झीलों में, हिम नदियों के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में, ठीक है, तालाबों में, इन सब जगहों पे पाया जाता है। इससे इसके अतिरिक्त जीवित पदार्थों में, जो जीव हैं उनके शरीरों में भी पाया जाता है, वायुमंडल में भी पाया जाता है। तो जल हमें कई अलग अलग रूपों में मिलता है। ठीक है, समस्या ये है कि जो लवणीय जल है, जो खारा पानी है, जो हमारा सॉल्ट वाटर है, उसका हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम अपने उपयोग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? केवल और केवल फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं वो काफी हद तक लिमिटेड है, यह ध्यान में रखिएगा। क्लियर है गाइस? गाइस क्लियर है चीज? यस सर। ओके, हाँ सर। चलो, अब हम बात करेंगे जैव मंडल की, बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर पृथ्वी का वह हिस्सा है जहाँ जीवन संभव है। इसके अंतर्गत जो लोअर एटमॉस्फेयर है वह आ जाता है, ट्रोपोस्फेयर है कुछ हिस्सा आ जाता है। इसके अलावा जो हमारा स्थल मंडल है जिसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं वह आता है, और जो हमारा हाइड्रोस्फेयर है वह आता है जिसे हम जल मंडल कहते हैं। तो इन तीनों को मिला के, यानी लोअर बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों का वह कॉमन हिस्सा जहां पे जीवन पाया जाता है उसे हम जैव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। जैव मंडल में समुद्र तल से 200 मीटर नीचे एवं 6000 मीटर की ऊंचाई तक जीवन संभव है। ठीक है, कई जगहों पे इतनी विषम जलवायु है कि वहां पर जीवों का रहना संभव नहीं हो पाता है। जैसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं, वहां पर जीवन का होना संभव नहीं है क्योंकि वहां का तापमान बहुत कम है। इसके अतिरिक्त एक और चीज है, जैवमंडल में जो जीवों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान नहीं है। अलग अलग जीव मंडल में अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, और साथ ही अपने जैव मंडल के अनुसार उनका शेप और साइज भी अलग अलग होता है। ठीक है, क्लियर है चीज? जैसे अगर हम बात करें रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में कैसे जीव मिलेंगे गाइस? रेगिस्तान में कैसे जीव मिलेंगे बताइए? सर जो हीट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाऊँ, बिना पानी के, कम पानी से जीवन जी पाए। जो कम पानी से लंबे समय तक जीवन जी पाए, ऐसे जीव पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप वहां पे कौन से प्लांट मिलेंगे? कैक्टस। कैक्टस की खासियत क्या होती है बताइए? सर कटीले वृक्ष। कैक्टस के पौधे को कभी ध्यान से देखा? जी क्या सर, कर रहे हो? कांटेदार वृक्ष। सर कटीले तो वृक्ष जो कांटे, होते हैं। ठीक है, तो कैक्टस में कांटे क्यों होते हैं? कांटे क्या है कैक्टस से? कांटे क्या है?
क्योंकि सर सूरज की किरणें जब उस पे पड़े तो वो डायरेक्ट वहीं से उसको रिलीज कर दे, अंदर तक नहीं आने दे, जिससे वो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम से कम रहे। उनका पानी ना सूखे वाटर सर। वाटर मतलब सर एब्जॉर्ब किए हुए रहे, जल्दी पानी सूखे ना ये सब। तो इसीलिए इसकी पत्तियां भी मोटी होती बिल्कुल हैं। ठीक है, पानी जल्दी ना सूखे। एक्चुअली पत्तों का जो महत्वपूर्ण काम है उसमें, उसकी पत्तियां ही कांटों के रूप में बदल जाती हैं। होता जी क्या है, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों का जो साइज होता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि वायुमंडल में पौधों को कितना पानी रिलीज करना है। इसीलिए जब आप देखोगे कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिकल क्षेत्र यानी विषुवत रेखा के आसपास के जो वर्षा वन है, जहाँ सालों भर वर्षा होती है, वहां के जो पौधे होते हैं उनके पत्ते बहुत बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है। तो जितना ज्यादा पानी मिलेगा उतना ही ज्यादा पानी उन्हें वातावरण में छोड़ना भी पड़ेगा। इसलिए वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते काफी बड़े हो जाते हैं। वही जैसे हम रेगिस्तान की ओर जाते हैं या एरिड जोन में सूखे क्षेत्रों में जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, पेड़ के पत्ते छोटे होते चले जाते हैं। आपने कहीं मार्क किया है कि जो बबूल का पेड़ है, बबूल का जो पेड़ होता है वह बहुत हद तक दिल्ली से लेकर राजस्थान तक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, तो उसके पत्ते आप देखोगे बहुत छोटे होते हैं। इस तरह बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे, छोटी झाड़ियां मिलेंगी। जीव ऐसे मिलेंगे रेगिस्तान में जो आसानी से कम पानी में रह सकते हैं, जैसे ऊंट। ऊंट अपने शरीर में पानी स्टोर करके रखता है। ऊंट क्या, इसके अलावा ऊंट का पैर अगर आप देखोगे ना, तो ऊंट का जो पैर होता है वो गद्देदार होता है ताकि रेत में ना धंसे। ठीक है चौड़ा होता है। ऐसे ही आप देखोगे वहां पे आपको वो मिलेगा, क्या कहते हैं, सांप मिलेंगे, चूहे मिलेंगे। ऐसे जानवर मिलेंगे जो आसानी से उस गर्म वातावरण में रह सकते हैं। Guys, just a minute. जब हम बात कर, जयमंडल क्या है, जयमंडल जो है, बायोस्फीयर जो है, वह लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इन दोनों का और एटमॉस्फेयर का वह मिलन स्थल है जहां पर जीवन संभव है। उसे हम क्या कहते हैं, जयमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। अब पहले यह माना जाता था कि जो जीवन है वह समुद्र तल से 200 मीटर नीचे तथा समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई तक ही संभव है। लेकिन अभी यह देखा जा रहा है कि समुद्र तल में अतल गहराइयों में भी जीवन उपलब्ध है। कई ऐसी जगहों पे भी जीवन के प्रमाण अब मिल रहे हैं जहां पहले जीवन उपलब्ध नहीं था, जहां हमें ये नहीं पता था कि वहां भी जीवन होता है। तो यह कहना कि केवल 200 मीटर तक ही मिलेगा, यह उचित नहीं है। लेकिन फिर भी किताबों में यह लिखा है तो हम लोग इन चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था उन वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो हाइड्रोथर्मल वेंट के पास रहते हैं। वो तो कई हजार मीटर की गहराई पे होते हैं, वो भी तो जीवन का ही रूप है। तो जीवन जो है वो कहीं भी पाया जा सकता है। जहां भी जीवन के लायक स्थितियां होंगी वहां जीवन होगा। अब जीवन के लायक स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं, यह हर जीव के लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ठीक है, कई जगहों पर जहां विषम परिस्थितियां हैं वहां जीवन उपस्थित नहीं होता है, और वैसी स्थिति में वहां पर जो बायोस्फीयर है वो अनुपस्थित होता है। जैवमंडल में जो सूरज की ऊर्जा होती है, सूरज से आने वाली जो एनर्जी होती है, वह जीवन को संभव बनाती है। जबकि जो जीवों को न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है, जो पोषक तत्वों की सप्लाई होती है, वह वायु, जल एवं मृदा यानी मिट्टी से होती है। जैवमंडल में जो जीव हैं उनका वितरण भी एक समान नहीं है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग संख्या में जीव पाए जाते हैं। जहां पर परिस्थितियां सम हैं, जहां परिस्थितियां अच्छी हैं, जीवन के लायक हैं, वहां बहुत अधिक जीवन पाया जाता है। जैसे विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र। वही जहां विषम परिस्थितियां हैं वहां पर जीवन कम होता चला जाता है, लोगों की संख्या कम होती चली जाती है। तो यह डिपेंड करता है कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अगर जीवन के लायक स्थितियां हैं तो जीवन वहां ज्यादा होगा, जीवन के लायक स्थितियां नहीं है तो जीवन वहां कम होगा। यह ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं मानव पर्यावरण संबंधों की। मुझे लगता है कि इसको हम लोग कल से स्टार्ट या कल से कंटिन्यू करें। यहाँ से कल से कंटिन्यू ओके करेगा सर। इस ओके सर। नाइट। सॉरी, हैव द गुड नाइट। यस, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग कल शाम को, कल सुबह। यस सर, थैंक यू सर। चलो, ऑल द थैंक वेरी यू बेस्ट। सर। कल शाम को थैंक यू मिलते हैं। सर।